हेलो एवरीवन। एड्यूडेप्ट बाय नेहरा सर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की क्लास में हम पीजीटी एजटेट जिसका एग्जामिनेशन 2 दिसंबर 2023 को हुआ है उसकी आंसर्स की को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इंग्लिश की आंसर की को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास वॉच नहीं की है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको वॉच करें। आज की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेगी, जिसके अंदर हम 1 to 30 क्वेश्चंस की आंसर कीज को डिस्कस करेंगे। 100% राइट आंसर कीज रहेगी तो आप अपने आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा और देखिए आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम इंग्लिश वोकैब की जो क्लासेस चल रही हैं उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रही है। इंग्लिश लिटरेचर इस चैनल पर रहेगा। उसके साथ साथ जीएस का जो पोर्शन है, चाहे वो करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, वो भी हम बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी? अनौपचारिक शिक्षा अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये घर पर दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको दी जाती है। और धार्मिक शिक्षा अपना आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल राइट और डायरेक्ट आंसर हमारे सामने है समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? किशोरावस्था के संबंध में एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसका कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। ईगो आइडेंटिटी इज ए पॉजिटिव साइकोसोशल एस्पेक्ट। क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर अपना एक ईगो डेवलप हो जाता है, यानी कि वो समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसी को वो पॉजिटिव एस्पेक्ट मान करके चलता है। तो ये बात एरिक्सन ने कही है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन ए क्रिएटिव चाइल्ड? अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च कल्पनाएं, परंपरागत विचार। जो बच्चा सृजनशील होगा, क्रिएटिव होगा, उसके अंदर अपसारी चिंतन तो देखने को मिलेगा। अति जिज्ञासा यानी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भी होगा। उसकी कल्पनाएं भी यानी इमेजिनेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन परंपरागत विचार नहीं होंगे, रूढ़िवादी विचार उसके अंदर नहीं होंगे। तो ऑप्शन फोर हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा। यानी कि ये विशेषता जो क्रिएटिव चाइल्ड है उसमें नहीं देखने को मिलती। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? तो इंग्लिश में रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमारे ऑप्शंस हैं सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना। तो देखिए नहीं डालती है। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना ये भी डालता है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास यानी सोशल एटीट्यूड्स बच्चे में विकसित करना ये भी निभाता है। सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस का मीनिंग हुआ संकीर्णताएं, यानी कि एक दूसरे के प्रति अगर हम अ, जैसे नैरो माइंडेडनेस रखते हैं उस तरह की जो विचारधारा है वो विकास में नहीं शामिल होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन फोर है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वाइगोत्स्की का स्मिथ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? हमारे ऑप्शंस फोर नीचे दिए हुए हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चा स्वतंत्र रूप से
क्या कर सकता है? बिल्कुल ये संदर्भित नहीं करता, बिल्कुल ये संदर्भित नहीं करता। और बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये हमारे आंसर में नहीं रहेगा। बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो फिफ्थ का थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। तो अगर आपने थर्ड को टिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। बच्चा किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता, तो ज्ञानी व्यक्ति के बारे में नहीं कर सकता वाली बात इसमें इंक्लूड नहीं होगी। क्या कर सकता है ये वाइगोत्स्की ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए सिक्स्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? यानी कि अगर हम बच्चे से कुछ चाहते हैं कि ये उपलब्धि हासिल करे, अगर वो ना कर पाए तो किस तरीके का जो है परीक्षण किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी? तो रचनात्मक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उपचारात्मक और निदानात्मक, योगात्मक भी नहीं हो सकता। जो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकते हैं वो सबसे पहले मैं उसको रूल आउट कर रहा हूँ। हमारा जो आंसर है वो सेकंड या थर्ड में से रहेगा। अगर हम सिक्स्थ के निदानात्मक या रेमेडियल को देखें तो देखिए डायग्नोस्टिक अपना जो राइट आंसर है वो रहेगा, उपचारात्मक नहीं रहेगा। उपचारात्मक नहीं रहेगा। उपचारात्मक के अंदर तो हम कोई बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसका उपचार करते हैं, यानी समझ में नहीं आया तो उस पर हम काम करते हैं। तो यहाँ हम डायग्नोस करेंगे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उसका परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है। तो अपना जो सिक्स्थ है उसका ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है, आप अपने आंसर मैच करते रहें। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। यानी समावेशन के अंदर केवल हम दिव्यांग लोगों तक ये बात नहीं लेकर के जा सकते, इसके अंदर बच्चे का बहिष्कार भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो देखिए बिल्कुल अगर हम कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी जाएं तो एनसीएफ के बारे में बात करेंगे। एनसीएफ जो है वो नेशनल जो करिकुलम है वो डिजाइन करता है। तो इसके अंदर 2005 के अंदर ये बात डाली गई थी कि दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों का बहिष्कार इसमें न हो, इस बात को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो देखिए शरीर के आकार में परिवर्तन, शरीर के अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का विलोपन, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, सही कूट का हमें चयन करना है। तो देखिए ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी या फिर चारों। तो हमारा अगर एट्थ का हम देखें तो ऑप्शन सेकंड, सेकंड जो है वो राइट रहेगा। देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो शरीर में भी परिवर्तन होता है, अनुपात में भी उसी के अनुसार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है, यानी एक्विजिशन होता है। बच्चा जो नई विशेषताएं हैं वो अपनाता है। अधिग्रहण का मीनिंग रहेगा अपनाना, यानी जो बच्चा है वो नई विशेषताएं भी अपनाता है। तो जो पुराने लक्षणों का विलोपन जो है वो शामिल इसमें नहीं रहता है। तो अपना जो ऑप्शन सी है वो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। ए बी डी अपना राइट आंसर रहेगा, यानी सेकंड राइट आंसर रहेगा। चलिए नाइन्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग? तो लर्निंग पर सकारात्मक का प्रभाव किसके द्वारा नहीं पड़ता वो हम डिस्कस करते हैं। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर, यानी कि
अगर बच्चे को मोटिवेट किया जाए तो बच्चे का जो लर्निंग बिहेवियर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो ये स्पष्ट नहीं होता। जो हमारा फर्स्ट है वो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया कि नाइन्थ का जो फर्स्ट है वही हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। और अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को में सक्रियता लाती है, उसको एक्टिव बनाती है, ये भी सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी अगर हम देखें तो ये नहीं रहेगा और इसमें नहीं पूछा गया है, तो अपना ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट राइट इसके अंदर रहेगा। चलिए 10th की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। देखिए, नैतिकता की अवस्था एक तरफ दी हुई है, नैतिकता का स्तर दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो देखिए, अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध जो है और व्यक्तिवाद एवं विनिमय और विनिमय का मीनिंग हो गया एक्सचेंज, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक नियम। अब हमें मिलान करना है। हमारे ऑप्शंस एक तरफ है, अवस्थाएं 4 हैं, दूसरी तरफ 3 हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सा पॉइंट रहता है। लेकिन जब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट है अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन के अंदर देखिए हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा। यानी कि ये जो स्तर है वो दूसरे स्तर पर हमें जो है बच्चे की जो नैतिक अवस्थाओं के अंतर्गत जो स्तर है वो सेकंड स्तर पर यानी दूसरे स्तर पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम बी की बात करें, व्यक्तिवाद एवं विनिमय, तो ये फर्स्ट स्टेज रहेगा, पहला स्तर रहेगा, लेवल ऑफ मोरालिटी रहेगा फर्स्ट। और सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार ये थर्ड अपना रहेगा। और सार्वभौमिक नियम ये भी अपना थर्ड रहेगा। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर रहेगा। तो देखिए 10th का अगर आपने फोर्थ टिक किया है तो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और 11th को डिस्कस करते हैं। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता, तो देखिए मास्ट लर्निंग, अविराम सीखना जो है ये इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। और पूर्ण सीखना वो लर्निंग, अंश सीखना ये भी नहीं रहेगा। और देखिए अधिगम करता बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के, तो ये क्या रहेगा? इंसिडेंटल। इंग्लिश से हमारे सामने क्लियर हो जाता है, जैसे एक तरह का इंसिडेंट हो जाना, यानी अपने आप औचक कोई चीज़ सामने आना और हमने सीख लिया। तो प्रासंगिक सीखना हिंदी के अंदर प्रासंगिक रहेगा। लेकिन जब हम इंग्लिश के ऑप्शन को देखते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतरी से हमें क्लियर होती है। तो साथ ही साथ हमें इंग्लिश के जो ऑप्शंस हैं उनको भी चेक करते रहना चाहिए, स्पेशली जब साइकोलॉजी पेडागोजी की बात आती है। 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स? देखिए बायोलॉजिकल मोटिव्स के बारे में ये सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जन्मजात होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित है तो जन्मजात भी होंगे। ये जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, बायोलॉजी से संबंधित है तो बिल्कुल होंगे। ये व्यक्ति की असमस्थिति से संबंध नहीं होते हैं। दे आर नॉट रिलेटेड विद द होम्योस्टेटिक इन द इंडिविजुअल। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये संबंधित नहीं है। तो अपना जो आंसर है 12th का वो कौन सा रहेगा? वो फोर्थ रहेगा। अगर आपने फोर्थ को टिक किया है तो बिल्कुल राइट किया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 13th की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन? तो चलिए हमारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लिखित, और लिखित आधार होता है, उसके साथ साथ में मौखिक भी आधार होता है, और व्यवहारिक बिहेवियर भी हम जांचते हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम जांचते हैं। तो जो हमारे सारे ऑप्शंस हैं वो राइट रहेंगे। अगर आपने फोर्थ टिक किया है तो बिल्कुल सही है आपका
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और 14th को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट्स? अलेक्जेंडर के पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। 14th नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डेप्थ से पूछा गया है, इस वजह से एक बार हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ साथ रख के समझना पड़ेगा। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इलिटरेट पीपल कैनॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। इलिटरेट पीपल कैनॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये जो अपना जो है इलिटरेट जो पीपल है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो है वो सही नहीं है, ये जो है वो सही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर है वो थर्ड बनेगा, यानी कि 14th एक डेप्थ से पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो थर्ड बनेगा। अगर आपने थर्ड टिक किया तो बिल्कुल राइट है, डोंट वरी, ये आपका जो आंसर मार्क है ये पूरी तरह से जेन्युइन है। उसके बाद में 15th को हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड दियर डायमेंशन अंडर द 3-डायमेंशनल इंटेलिजेंस थियोरी ऑफ गिलफोर्ड? तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तरफ बुद्धि के तत्व हैं और दूसरी तरफ आयाम है। इकाई जो है वो उत्पाद से संबंधित है, इकाई का आयाम उत्पाद है, डायमेंशन प्रोडक्ट है। संज्ञान संज्ञान ऑपरेशन से संबंधित है, मूल्यांकन भी उसमें भी ऑपरेशन होता है, और रिलेशन के अंदर विषय वस्तु नहीं आती, रिलेशन के अंदर विषय वस्तु नहीं आती। तो ये अपना जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर रहेगा 15th नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16th की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच? तो देखिए 16th को हम डिस्कस करते हैं, सार्थक सीखने के अवसर, बिल्कुल ये विशेषता है। एकल शिक्षण मार्ग, ये भी है, और हम सबसे पहले सिंगल लर्निंग पाथवे, ये अपना जो सेकंड है 16th का सेकंड आंसर रहेगा। ये नहीं है, नहीं है, मैं लिख भी रहा हूँ, ये नहीं है, यानी हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो एकल शिक्षण मार्ग ये नहीं है। सतत मूल्यांकन ये भी किया जाता है। सुलभ शिक्षण सेटिंग्स, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, सही से वो सीख जाए, अच्छी एक्विजिशन पावर उनकी अच्छी हो, इसके लिए जो सेटिंग्स हैं वो भी की जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रहेगा, सेकंड नहीं रहेगा। तो 16th का अगर आपने सेकंड टिक किया है, ऑप्शन फिल किया है, तो बिल्कुल राइट है, डोंट वरी। चलिए 17th की तरफ हम बढ़ते हैं। बंडूरा के अनुसार प्रशिक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है? अकॉर्डिंग टू बंडोरा विच इज नॉट द इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? तो बंडूरा के अनुसार अगर हम देखें तो अवधारणात्मक प्रक्रियाएं ये बिल्कुल हैं, धारणात्मक प्रक्रियाएं ये भी बंडूरा ने कहा है, परिणात्मक प्रक्रियाएं ये भी बंडूरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं कंजक्शनल जो प्रोसेसेस हैं ये बंडूरा ने इंक्लूड नहीं किया है, प्रक्रियाएं नहीं है, यानी कि ये बंडूरा ने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो अपना जो राइट आंसर है 17th का वो फोर्थ रहेगा। अगर आपने ऑप्शन 4 टिक किया है तो बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड ये आपका राइट आंसर रहेगा। 18th को हम डिस्कस कर लेते हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू बंडोरा सोशल लर्निंग थियोरी, what is
called when a person learns the same behavior by observing and repeating the behavior of others. तो हमारे ऑप्शन है एडेप्टेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग, एफिकेसी, एक्सपेक्टेशंस। अगर हम 18 को देखें तो मॉडलिंग नहीं रहेगा, सॉरी क्या कहते हैं मॉडलिंग, यानी कि जिस तरीके से मॉडलिंग में हम सामने वाले का अनुकरण करते हैं, यानी कि देख करके चलना, उसको फॉलो करना, तो अपना जो है ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। अनुकूलन नहीं है, आत्म प्रेक्षण नहीं है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, और एफिकेसी एक्सपेक्टेशन सामर्थ्य प्रत्याशा भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन थर्ड इसके अंदर मॉडलिंग राइट रहेगा। अगर आपने थर्ड किया 18 का तो बिल्कुल राइट है। और 19 को हम डिस्कस करते हैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? विच सब कॉन्टिनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन componential इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग टीआरके थियरी। तो इसमें अगर हम देखें तो 19th के अंदर हमें मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक ये भी है, निष्पादन घटक ये भी हमें देखने को मिलता है, ज्ञान संग्रहण अर्जन घटक ये भी हमें मिलता है। तो स्टर्नबर्ग का जो ट्रियार्किक थियरी जो है उसके अंदर मेटा घटक हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आपने 19 का ऑप्शन फर्स्ट को टिक किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, रेस्ट एश्योर्ड। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, 20th की तरफ। और अपना 20th नंबर क्वेश्चन है, एक अधिगम निर्योगिता जो अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है, अ लर्निंग डिजेबिलिटी दैट इफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ अरिथमेटिकल स्किल इज। तो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिकल स्किल जैसे कैलकुलेशन से संबंधित बात आ जाती है, तो यहाँ भी अपना जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हम, एक मिनट, कैलकुलेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे डिसकैलकुलिया रहेगा, जैसे कैलकुलेशन है, तो ये तो बड़ा इजी है, फर्स्ट ही रहेगा इसमें। चलिए 21st को हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की पांचों अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो हमें सही क्रम फ्राइड के अनुसार बताना है। सबसे पहले मुखावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, और उसके बाद अगर हम देखें, चलिए मैं इसके राइट आंसर को बता देता हूँ। राइट आंसर अपना रहेगा इसके अंदर थर्ड, मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था, और उसके बाद में अव्यक्तावस्था और जनेन्द्रिय अवस्था, ये अपना राइट आंसर रहेगा। यानी फ्राइड के अनुसार ये सही क्रम है। तो जो 21st है, अगर आपने थर्ड उसको टिक किया है, इस ऑप्शन को आपने फिल किया है, तो बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और 22nd को डिस्कस कर लेते हैं। पावलोव के शास्त्र अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? थोड़ा सा लेंथी है। और देखिए, अकॉर्डिंग टू पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी ऑफ लर्निंग विच टेम्पोरल सीक्वेंस presentation of natural and conditioned stimuli will most affect learning। डेप्थ से पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इसको देखिए, समकालिक, विलंबित, संकेत, पश्चगामी। तो ये जो है समकालिक है, संकेत है, पश्चगामी है, ये ठीक है। प्रभावित करेगा हमें इसके अंदर जो ऑप्शन बी है 22nd का, यानी कि ऑप्शन सेकंड विलंबित, डिले, ये अपना राइट आंसर रहेगा। अगर आपने 22nd का सेकंड ऑप्शन टिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 23rd की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमिलियर क्वेश्चन है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो अगर हम इसके अंदर देखें
तो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है, इनको हम कंसिडर नहीं करते। तो अगर हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अमूर्त चिंतन तथा सामान्यकरण क्षमता के बारे में बात करते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक जो है वो विकसित हो जाती है। तो अपना ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए 24th को डिस्कस करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? देखिए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उसके लिए कौन सा जो एजुकेशनल अरेंजमेंट्स है, सेटिंग्स हैं, वो नहीं की जानी चाहिए। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर बिल्कुल करने चाहिए। त्वरण, एक्सेलरेशन, अगर बच्चे को सीखने में हमें बनाना है तो ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण और संवर्धन, इनरिचमेंट प्रोग्राम, ये भी करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो रेमेडियल टीचिंग, ये रेमेडियल टीचिंग, ये जो है थर्ड राइट रहेगा। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो रेमेडियल टीचिंग उनके लिए की जाती है जो प्रतिभाशाली नहीं होती है, जिनको प्रॉब्लम्स रहती है, जो स्टडी में मान लीजिए किसी बच्चे को लर्निंग नहीं आ रही है, रीडिंग नहीं आ रही है, राइटिंग नहीं आ रही है, तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। तो अपना जो ऑप्शन 24th का अगर आपने थर्ड किया है तो बिल्कुल राइट किया है। 25th है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका एक सिद्धांत नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए, समावेशी शिक्षा में पृथक्करण कहाँ से आ सकता है? उसको अलग अलग हम कैसे बोल सकते हैं? तो अपना ये नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये नहीं होता है। तो अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? फर्स्ट रहेगा। ये सब होते हैं समावेशी शिक्षा में। चलिए 26th की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अगर हम 26th को देखें तो विद्यार्थियों का बड़ा समूह बिल्कुल इसका समर्थन करता है। और व्यक्तिगत अनुदेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें नहीं करता है। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता, शिक्षण का समर्थन नहीं करता भिन्नताओं के अनुसार। तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअलाइज्ड जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो अपना इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर रहेगा। ये सारे करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, लेकिन ये नहीं करता। मैं लिख भी रहा हूँ, नहीं करता। तो अपना ऑप्शन बी या सेकंड अगर आपने टिक किया है तो राइट आंसर रहेगा। चलिए अभी 4 क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? विच इज़ नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना, ये नहीं हो सकता है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो ये रहेगा। अगर आपने ऑप्शन 3 को टिक किया है तो बिल्कुल सही किया है। चलिए 28th की तरफ अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? अगर 28th को हम देखें तो मैं विदाउट मच अडू आपको बता भी देता हूँ। सेकंड ऑप्शन, अगर 28th का आपने सेकंड किया, प्रारंभिक विकास की तुलना के बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, तो ये नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो बी या सेकंड रहेगा। चलिए 29th को डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये तो बहुत ही अच्छा सा और फेमिलियर क्वेश्चन है। और इसके अंदर ग्रिफिथ, कूपर और रिंगला बैन, ये त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में
इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एक परिभाषा पूरे पेपर में पूछी गई है और वो है लास्ट क्वेश्चन में। तो ये जो परिभाषा है वो हरलोक के द्वारा दी गई है। ये जो समाजीकरण की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो हरलोक के द्वारा दी गई है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपने जो अपने आंसर्स आज टिक किए थे वो मैच कर लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़, टाइम सेविंग वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आता रहूँगा, और जिसके अंदर हम कोई इधर उधर की बात नहीं, ओनली स्टडी रिलेटेड और आपके किस तरीके से लर्निंग को हम इन्हांस कर सकते हैं उससे संबंधित बातें होंगी। अगर आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।